मेडवी शाइला और आज हम एक ऐसी कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हुए हैं जिसने इंडिया और पाकिस्तान में तमाम ही चाहने वालों को बड़ा शौक दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है पोलैंड के बाद पाकिस्तान में देखा गया और ये चित्राल से होता हुआ लाहौर और लाहौर से एंटर हो गया अमृतसर। ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन के विजिट पे गए, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन की गई, लेकिन यूक्रेन से वापसी पे उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। आप में से कुछ लोगों को ये सुन के हैरानगी हुई होगी। और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, हर चैनल ये खबर चला रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इस टाइम जो सा वो दाखिल हुए, पाकिस्तान में उनकी आमद हुई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। इसी वाले से सर से बात करेंगे कि क्या ये फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी है या फिर ये एक पॉजिटिव गेस्चर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बताएं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 1 घंटा पहले वो मतलब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, चित्राल से इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से फिर वो अमृतसर यानी इंडिया के, तकरीबन 1 घंटे के राउंड अबाउट उन्होंने पाकिस्तान में वक्त गुजारा। ये विजिट कैसा था और ये हदूद की खिलाफवर्जी थी? अच्छा, 2-3 बातें आपने इकट्ठी कर दी। सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि आप इसे विजिट कह रहे हैं, ये विजिट नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ये फजाई हदूद की खिलाफवर्जी है, मैं इसे ऐसा भी नहीं समझता। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ना, ये सोशल मीडिया से भी क्या गुजरा हो गया। अच्छा, हाँ। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑथेंटिक सोर्स समझा जाता है कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े चैनल पे कोई खबर। अच्छा, ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है? देखिए, आज भी प्रिंट मीडिया ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है। क्यों? कि जो कुछ ये रात को कहते हैं अगले दिन प्रिंट मीडिया उसकी तस्दीक या तरदीद करता है। ठीक हो गया। और जब तस्दीक या तरदीद होती है तो फिर हमें बता। ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। किसी ने खिलाफ वर्जी लिख दिया, किसी ने वो बगैर बताए अपनी मन मर्जी से वो गुजर गए और यूक्रेन से आए तो उधर से बजाय उधर से जाने के पाकिस्तान के पूरा यानी कि वो उधर चित्राल से दाखिल हुए और इस्लामाबाद के ऊपर से होते हुए वो हिंदुस्तान। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी कि उन्होंने यहाँ से गुजरना। ठीक है। अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। अगर वो इनको पहले ये इनके इल्म में होता हमारे मीडिया के, तो इन्होंने ये शोर मचा देना था जिस तरह चांद ग्रहण का और सूरज ग्रहण का मचा देते हैं कि जी सूरज ग्रहण होगा, अपनी आंखों को बचाएं, बच्चों को निशान आ सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है। तो वो जो मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तानी होने के नाते तो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हों। ठीक है। साहर लुधियानवी लुधियाना के रहने वाले थे, मेरे पसंदीदा शायर हैं। अच्छा। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मैं लुधियाना जाऊँ। और एक शेर अगर सुना दें। मैं आपको उनकी नज़म सुना देता हूँ। शेर क्या हुई? उनकी शोरा फाक नज़्म है ताजमहल। अच्छा। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मायने, सब तो जिस राह पे हो सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का गुजर क्या मायने। मेरी महबूब पसे पर्दा तशखीर वफा, तूने सितवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मुकाबर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशकील का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये अमारात व मुकाबर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सतून, सीना तहर के नासूर हैं कोहना नासूर, जज्बा इनमें तेरे मेरे अजदाद का खून। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मुकाबल रहे बेनामो नमूद, आज तक उस पे जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।
हम तो अपनी महबूबा के लिए नहीं बनवा सकते ना ताजमहल। बिल्कुल ये बादशाहों का काम है। और उन्होंने उन लोगों का समझ ले मजाक बनाया जो नहीं कर सकते। नहीं, मैं अपनी महबूबा का नहीं बना सकता तो भाई मैं मेरी मुफलिसी आड़े आ रही है ना। ठीक है। इसके अलावा साहर ने 32 साल तक इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पर हुक्मरानी की है। ठीक है। यानी कि उसका पहला जो सॉन्ग है वो जाए तो ठंडी हवाएं लहरा के आए, और आखिर में आगे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बिल्कुल, ये तो बड़े फेमस है। ये 32 साल का है, इसमें सब कुछ ही फेमस है। ठीक हो गया। और वो एक जिन्नाती शायर था, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी जाऊं। इसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आबाओ अजदाद का जो कब्रिस्तान है वो बारामूला में है, कश्मीर में। कश्मीर से तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बुजुर्गों की कब्रों को जाके, कब्रिस्तान को जाके देखूं। सर ये सब पॉसिबल है, ये चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। जैसे लेट्स सपोज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो एक दफा पहले भी आए थे, अफगानिस्तान का आई थिंक उनका विजिट था, और उसके बाद वो पाकिस्तान आए, यहाँ पे एक इवेंट भी अटेंड किया, और उसके बाद के अभी भी उन्होंने बेशक आए नहीं लेकिन फजाई हदूद इस्तेमाल की। क्या समझते हैं आपको कि ये उनकी तरफ से तो पॉजिटिव गेस्चर मिला, हमारी तरफ से आगे से क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो मोहब्बत है ना, ये दो तरफा होती है। ऐसे ही है, एक तरफा नहीं होती कि एक साइड पे बंदा कहता रहे मैं आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ और दूसरा आगे से बम बरसाए। तो ऐसा नहीं होता। बात यह है कि दोनों तरफ जो मजहबी एलिमेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को जो खून रेजी हुई, उसका बुनियादी मकसद ये था कि ये दोबारा कभी एक ना हो पाए। मजहब के नाम पे लड़ाया गया। उसके बाद उस पे फिक्शन लिखवाया गया, शायरी करवाई गई, अफसाने लिखे गए, ड्रामे बने, उस पे फिल्में बनी, और बताया गया कि वो इंसानी तारीख का कितना बड़ा अलमिया है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका बुनियादी मकसद भी जो था वो हम दोनों कौमों को दूर करना था, या दोनों लोगों को अलहदा करना था। बुनियाद जबकि हम 1000 साल से ज्यादा अरसे से इकट्ठे रह रहे थे, तो कुछ भी नहीं था हमारे दरमियान, तो सब कुछ साझा था। ठीक है। और आज ये सिचुएशन है कि हम कहते हैं कि भाई वो हिंदू और हम मुस्लिम और ये और वो, ये तो एक अलहदा बात है। उनको तो छोड़ देना, वो तो लाइन के दूसरी तरफ चले गए। इधर तो हम आपस में एक दूसरे के काफिर कह रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना। तो एक मसलक के लिए दूसरी, दूसरी के लिए तीसरी, तीसरी के लिए पहली, पहली के लिए दूसरी। तो हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि इनमें से मोमन कैसे तलाश करें। तो ये तो एक खूंखार दरिंदा बनता जा रहा है। बाकी नहीं, जहाँ तक मोदी साहब का पाकिस्तान में आना, ये मुमकिन नहीं है। ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के दफाई अदारों के ये बात इल्म में ना हो कि भारतीय वजीर आजम मिस्टर मोदी जो हैं वो पाकिस्तान की फजाई हदूद में से गुजर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है ना कि जिस तरह कोई पागलों की तरह बात कर दे कि जी कोई एक त्यारा है और वो उसमें पता नहीं कौन बैठा हुआ और गुजर गया, नीचे पता है मोदी है। ऐसे ही है। ये मीडिया को किसने बताया कि इस त्यारे के अंदर मोदी है? ये भी तो किसी ने बताया ना। तो उनको पता था कि मोदी साहब ने गुजरना है। वो हमारी मर्जी, हमारी मंशा और हमारी मेहमान नवाजी में से यहाँ से गुजर के तो हिंदुस्तान गए। और मुझे खुशी हुई है, मैं इस बात की मुझे खुशी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी हदूद को इस्तेमाल किया, और अल्लाह करे कि कल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन हदूद को इस्तेमाल करता हुआ नेपाल या काठमांडू उतरे, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। सर ये मुझे ये बताएं, अभी तो ठीक है अभी वो हिंदुस्तान पहुंच गए, लेकिन यूक्रेन का विजिट ऐसे टाइम पे जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ये छोटी बात है? मतलब आपके ख्याल से दुनिया का कौन सा ऐसा लीडर है जो ऐसी सिचुएशन में वॉर जोन में गया हो और मतलब दुनिया को एक मैसेज दिया हो? अच्छा, वो एक बेवकूफ हमारे पास भी था जो उस दिन वहाँ पहुंचा था, रशिया पहुंचा था जिस दिन वार शुरू हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, नहीं बैड लक नहीं। अच्छा, दुनिया की एजेंसियों के इल्म में होता है कि क्या शुरू होने वाला है। ऐसा हम ऐसी कोई बेखबर दुनिया में नहीं रह रहे। अगर इस ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल टाइम बताया जाता 46 मिनट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज किया। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी स्क्रीन पे एक वीडियो क्लिप पे दिखाऊंगी। ये वो क्लिप्स हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया पर कल से जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, और इसके पीछे कहानी कुछ ये है कि ऐसा मालूम होता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच हो सकता है कोई खुफिया मुलाकात हो, क्योंकि ऐसा होता हमने नहीं देखा कि दो मुल्क जिनके आपस में ताल्लुकात अच्छे ना हो, बातचीत बंद हो, लेकिन एक खास प्लेन जो कि जिसमें भारतीय वजीर आजम सवार है वो 40 मिनट तक पाकिस्तान की फिजा में रहता है और उसके बाद जो है चित्राल लाहौर से होता हुआ एंटर हो जाता है अमृतसर में।
और ये बातें कहते हैं ना पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। पाकिस्तानी मीडिया की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जानेंगे कि भारत में इस वक्त क्या चल रहा है, और भारत से खबर लाएंगे हमारे लिए नाजिया लाई खान। आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया जी में ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अस्सलामु अलैकुम शैला जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या पोलैंड के बाद ये क्या हुआ है? पाकिस्तान का विजिट भी कर लिया मोदी साहब ने। अच्छा, सबसे पहले तो शैला मैं आपको ये बता दूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया है ना, टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर, वी हैव प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस के बाद। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को आंखों में आंखें डाल करके कहा है कि तुम टेररिज्म फैक्ट्री हो, तुम टेररिज्म को पालते और पोसते हो। हमको याद होगा कि G20 और एशियन समिट में भी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक ही सुर में कहा था, एक ही सुर में कहा था, और यही वाला आपका प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम था कि भाई आप टेररिस्ट छोड़ो, टेररिज्म आप चलाते हो और ये आप पर स्टैंप है, आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि 46 मिनट, अब फिजाएं तो आपकी नहीं है, आसमान तो आपका नहीं है, और प्लेन भी आपका तो हमारा है ना, हमारा था। प्लेन भी हमारा था, एयरक्राफ्ट भी हमारा था, और उसमें प्रधानमंत्री भी हमारे थे। मुझे बड़ी हंसी आती है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो बावले हो जाते हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी और पाकिस्तानी सरकार भी, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट भी, पाकिस्तानी आर्मी भी, और जनता भी बड़ी बावली हो जाती है, बड़ी डर सी और सहम सी जाती है। जैसे बहुत भीड़ में हजारों लोग बाजार में या कहीं पर गुजर रहे होते हैं, पर उसमें एक पुलिस वाला दूर से चला आ रहा होता है, तो सारे चोर उस भीड़ में क्या होते हैं, छुपना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि उस भीड़ में लोग पुलिस को बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन चोर नॉर्मल नहीं लेते हैं। तो जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आती है, वैसे ही परेशान हो जाता है पाकिस्तान की आखिर ये बंदा 47 मिनट कर क्या रहा था। और पाकिस्तानी एयर स्पेस को क्यों यूज किया गया? हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कोई फॉरेन पॉलिसी भी नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक भी नहीं है, लेकिन पोलैंड से भारत तक का सफर उन्होंने 40 मिनट तक पाकिस्तान की फिजाओं को यूज किया, पाकिस्तान की कहते हैं ना कि एयर स्पेस को यूज किया। तो यहाँ पर कहते हैं कबूतर अंदर की खबर है कि क्या पता कोई खुफिया मीटिंग रखी गई हो। नहीं, देखो, पहले भी इस बात को याद रखना चाहिए कि उसामा बिन लादेन ने भी जब डिस्कवर किया था एबोटाबाद से, जी बिल्कुल, एबोटाबाद से, आप उर्दू में कह रही हैं, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ। एबोटाबाद से जब उसामा बिन लादेन को वो 26/11 वाले को जब रिकवर किया था, और उस पर क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, और यही बहुत बेसिक रीजन है कि जब भी हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन होता है शैला, तो आपके पाकिस्तान के बहुत सारे नेता मंत्री जो होते हैं वो कांग्रेस के समर्थन में वहां से नारेबाजी लगाते हैं। और इस बार तो क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी पाकिस्तानी चैनल्स पर, तो मुझे भी, मेरे सामने भी कई पाकिस्तानी नेता और मंत्रियों ने राहुल गांधी जी के समर्थन में आवाज लगाई है, और मैंने बोला भी कि भाई ये तो हमें नहीं पता था, युवाओं को नहीं पता था कि पाकिस्तान से भी समर्थन कांग्रेस को और राहुल गांधी को आता है। तो होता क्या है ना कि जिस तरीके से G20 की इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस समिट में, उसके बाद फिर एशियन समिट में, जिस हिसाब से मोदी जी पाकिस्तान को डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है, कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं बोला करती थी। और इतने बड़ा एबोटाबाद वाला इंसिडेंट पर भी कांग्रेस की सरकार चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन मोदी जी कभी ये चीज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि अगर 46 मिनट फ्लाइट था तो आपकी सरकार आपको इस बारे में बता क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारी सरकार तो हमारे सामने बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है, हमारी सरकार तो हमसे हिडन कुछ भी नहीं रखती है। आज मैं आपको अगर G20 और एशियन समिट के बारे में बता रही हूँ तो आई हैव दैट नॉलेज ना, कि उन्होंने कहा है आंखों में आंखें डाल करके और उंगलियां खड़े करके कि भाई टेरर और टॉक हम एक साथ नहीं करेंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सरकार को, आपकी आर्मी को, आपके एस्टैब्लिशमेंट को इस बारे में बताना चाहिए कि आखिर 46 मिनट भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की फ्लाइट कर क्या रही थी वहां पर, और आप डरे हुए क्यों हो। अगर मान लो कोई फॉरेन पॉलिसीज के लिए वहां पर हवाओं में मुलाकात हो गई, या किसी बायलैटरल रिलेशन के लिए हवाओं में मुलाकात हो गई, या किसी और बात के लिए हवाओं में मुलाकात हो गई है, तो ये तो अच्छी चीज है ना कि बताओ कि भाई जो रिश्ते हमारे खराब थे भारत से, अब वो धीरे धीरे सुधरने पर आ रहे हैं और हम उसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके युवाओं में भी एक मैसेज जाएगा कि भाई हम भारत के हिंदुओं को काफिर ना बोलें, ला इलाहा पढ़ करके हम जंगे लड़ लेंगे। ये सारे बेतुकी बातों से वहां के मुसलमान भी थोड़ा सा अपने आप को पीछे पीछे लेकर आएंगे कि ये जो भीख का कटोरा हम हाथ में लिए हुए हैं, इट्स बेटर कि हम मोदी जी के साथ हमारी सरकार जो है वो अच्छे संबंध करने की कोशिश कर रही है, तो अब ये जो भिखमंगा वाला हमारा जो सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस चल रहा है उससे हम बाहर निकलेंगे। लेकिन एक बात बताएं मुझे आप शैला जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने वार्निंग दे दी कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है, अब्दुल्ला परिवार को अगर तुमने समर्थन दिया और तुमने लश्कर तैयबा भेजा और अलकायदा भेजा तो छट्टी का दूध याद दिला देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं था? इसमें एक चीज ये भी है, देखें आपको याद होगा जब टर्की के अंदर बहुत स्वेट किस्म का अर्थक्वेक आया था और भारत की जानिब से अपील की गई थी पाकिस्तान को कि आप अपना एयर स्पेस हमें यूज करने दें ताकि हम ना शॉर्ट टाइम के अंदर जो है यहाँ से जो वो रिलीफ पैकेज है वो टर्की तक पहुंचा सके, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भारत को मुंह पे मना कर दिया था कि आप हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, और भारत ने बहुत लंबा जो है रास्ता इस्तेमाल किया टर्की पहुंचने का। उसके बाद इस्लामिक कंट्री से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आया, लेकिन इस दफा ऐसा क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या हमारी गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल टॉक तो सोशल मीडिया पे रिलीज नहीं हुई, तो फिर 46 मिनट तक भारतीय जहाज को उन्हें ट्रैवल करने कैसे दे दिया। कुछ तो शायद अच्छी खबर हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ना बताना चाहती हो, क्योंकि ये बात तो अक्सर सामने आती है कि दुबई या किसी दूसरी तीसरी कंट्रीज में भारत और पाकिस्तान के बैकडोर तो डायलॉग चलते रहते हैं, लेकिन उसको ऑफिशियली जो है डिक्लेयर नहीं किया जाता, तो तब इजाजत नहीं दी। अब 46 मिनट्स ये बहुत ज्यादा नहीं है। शाला जब हम एग्जाम देते हैं और हमारा 90% आता है ना तो हम चीख चीख कर बताते हैं, लेकिन जैसे ही 30% आता है ना हम उसको गल्प कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, नहीं ठीक है पास हो गए, हम यही बताते हैं पास हो गए, और हमारे माँ बाप भी बोलते हैं नहीं पास हो गई है पास हो गई है। लेकिन 90% आता है ना तो कोई पूछता है कि पास हुई, अरे 90% से पास हुई है, क्या बात कर रहे हो। तो अगर खबर अच्छी होती तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी डंके की चोट पर बताती कि हमारा भारत के साथ अब इतना अच्छा संबंध होने जा रहा है, लेकिन क्योंकि फटकार पड़ी है, क्योंकि झाड़ पड़ी है, या क्योंकि आंखें दिखाया गया है इस 46 मिनट में, मे बी इसलिए मुंह फिर से नहीं बचा पाकिस्तान की सरकार का और आर्मी का कि वो कुछ बोल सके। देखिए मोदी जी के ने अपने कैरेक्टर को और अपने विजन को और अपनी बातों को हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखा है। आप सोचो कि अभी जेलेंस्की से मिलने के लिए वो गए, हालांकि उनकी जान को खतरा था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उनको एक मैसेज देना था कि हम टेबल टॉक कर सकते हैं और सारे समस्या का समाधान जंग से नहीं होता है, उसके लिए हमें कभी कभी एक टेबल पर बैठने की जरूरत भी होती है। तो अगर पाकिस्तान से फिर से एक बार मोदी जी को बात करने की जरूरत होती तो जैसे वो आपके पूर्व वजीर आजम की शादी को अटेंड किया था उसी तरीके से वो डंके की चोट पर जाते और प्रोटोकॉल को लेकर के या प्रोटोकॉल को इग्नोर करके भी, लेकिन वो दुनिया को दिखाते कि भाई हम मिले हैं, क्योंकि मोदी जी हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। वो रशिया से नेतन्याहू से मिले या जेलेंस्की से मिले या इजराइल से मिले या मोहम्मद बिन सलमान से मिले, वो छुपाते नहीं है, वो बिल्कुल भी छुपाते नहीं है, बल्कि वो उसको एनहांस कर करके सारे सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम चैनल से लेकर के या जिस देश से मिलते हैं उस देश में भी वो बताते हैं कि भाई हम मिले हैं। लेकिन क्योंकि कुछ ही महीने में हमारा जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है और उसके कुछ महीने के बाद पीओके पे भी हमारा इलेक्शन है,
और जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला ने अपना मैनिफेस्टो बिल्कुल टेरर वाला मैनिफेस्टो